हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर के परिपथी नियम। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं परिपथी नियम। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एक बार फिर से देखिएगा, किसी बंद वक्र के लिए एक बंद वक्र ले लिए हैं, मान लेते हैं ये बंद वक्र है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समीकरण, ये बंद वक्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, इसका रेखीय समाकलन, इसको कहते हैं रेखीय समाकलन। बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I, मान लेते हैं इसमें I धारा बह रही है, तो उपस्थित इसमें कितना धारा हो जाएगा, I धारा हो जाएगा। कुल धारा I का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो है हमारा बी वेक्टर और इस पर छोटा सा अल्पांश ले लेंगे, ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, सूत्र के रूप में लिखेंगे इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू I हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लिख लिए, समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट I। तो ये है हमारा एम्पियर का परिपथी नियम, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। एप्सिलॉन नॉट को चुंबकशीलता कहा जाता है। चलिए अब हम देखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम की व्युत्पत्ति। ये जो हम सूत्र के रूप में लिखे हैं, इसको व्युत्पन्न करना है हमको, तो किस तरीके से व्युत्पन्न करेंगे इसके आगे देखते हैं। अब हम एम्पियर के परिपथी नियम का व्युत्पत्ति देखेंगे। तो व्युत्पत्ति के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें x और y एक चालक तार लिए हैं। चालक तार को वृत्त के रूप में इस तरीके से मोड़ लिया गया है और इसमें धारा I प्रवाहित किया जा रहा है। जैसे इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि इस तरीके से ऊपर की ओर है, और ये डॉट डॉट में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्त के रूप में बन गई हैं और चुंबकीय क्षेत्र इसके वृत्त के लंबवत हो जाएंगी बी वेक्टर के रूप में। अब इसका जो केंद्र है वृत्त का, वहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिए हैं और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम केंद्र को O नाम दे दिए हैं। यहाँ पर बिंदु P पर dl वेक्टर का एक अल्पांश ले लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, x y एक चालक तार है जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है। B वेक्टर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और यहाँ पर बिंदु P पर एक अल्पांश लिए हैं जो कि dl वेक्टर है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे हैं। असीमित लंबाई के सीधे चालक XY की कल्पना करते हैं, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम निकालेंगे चालक से r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए डायग्राम में O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं
चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से डिनोट करते हैं। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। यहाँ से 2 और 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R मिलेगा। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब इस डायग्राम में देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B वेक्टर और dl वेक्टर, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। एक ही दिशा में होने का मतलब है कि यदि इन दोनों के बीच में कोण बनता है तो वो 0 डिग्री का कोण बनेगा। B वेक्टर भी इसी दिशा में है और dl भी इसी दिशा में जा रहा है। मतलब यहाँ से इधर जो कोण बनेगा, इस पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब B वेक्टर और dl वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो लिखेंगे अतः R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर B वेक्टर का रेखीय समाकलन तो हम फिर से लिखेंगे समाकलन B वेक्टर इंटू dl वेक्टर इक्वल टू, इसका सूत्र होता है समाकलन B dl cos थीटा। अब हम जान रहे हैं यहाँ से कि B और dl, यहाँ पे B वेक्टर और dl वेक्टर दोनों के बीच में कितने एंगल का कोण बन रहा है? 0 एंगल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो थीटा है वहाँ हो जाएगा समाकलन B dl cos 0 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर इसकी वैल्यू रख देंगे। हम B की वैल्यू निकाल लिए हैं समीकरण 1 में। देखिए ये वैल्यू हमने निकाल लिया है B का और इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो रख दीजिए इंटीग्रेशन B वेक्टर इंटू dl वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन B की वैल्यू रखेंगे तो B की वैल्यू है हमारी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो रखिए यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। dl है तो यहाँ पे dl आ जाएगा। cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ये इतना ही आ जाएगा।
इसके आगे इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। वेरिएबल केवल dl है, तो dl इस समाकलन के साथ हो जाएगा और समाकलन के बाहर ये पूरा आ जाएगा कांस्टेंट नंबर। तो इसको हम बाहर निकालिए। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटीग्रेशन dl। किंतु हम इंटीग्रेशन dl की वैल्यू निकाल लेते हैं। dl इक्वल टू, तो डायग्राम में देखिए dl का मान हमको निकालना है। तो dl का एक अल्पांश लिए हैं हम यहाँ पे, p की जगह में कोई एक अल्पांश है, मतलब एक छोटा सा जगह है जिसको dl मान लिए हैं। तो ये जो पूरा वृत्त है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक dl हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो dl होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक dl होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक dl होगा। कई dl से मिलकर बना हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक dl, ये सारे dl, ठीक है। dl यहाँ से लेके यहाँ तक छोटे छोटे dl से मिलकर बना हुआ है। हम एक जगह को, मतलब p के पास कोई एक जगह है जिसको हम dl बोले, लेकिन कई ऐसे भाग हैं जो कि dl हैं, ठीक है। मतलब ये जो पूरा वृत्त है वो कई अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, मतलब कई dl से मिलकर बना हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम? वृत्त की परिधि कहेंगे। और वृत्त का जो परिधि होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई ये r त्रिज्या है r, ठीक है। तो जहाँ पे dl है, dl एक रहता है तो अल्पांश है, लेकिन समाकलन लग गया। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। कई dl आपस में जुड़ गए हैं तो समाकलन dl हो जाएगा वृत्त की परिधि। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन dl इक्वल टू 2 पाई r, और ये हो जाएगा हमारा वृत्त की परिधि। अब यहाँ पे हम निकाले समाकलन dl की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा समाकलन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर, यहाँ से इक्वल टू, इसको रखेंगे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, यहाँ पे रख देंगे 2 पाई r इंटू 2 पाई r। यहाँ पे 2 पाई r है और अपॉन में भी यहाँ पे 2 पाई r है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा इंटीग्रेशन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I, और यही हमको ज्ञात करना था, मतलब इसी को हमको व्युत्पन्न करना था। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। तो यही है एम्पियर के परिपथी नियम का व्युत्पत्ति। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर के परिपथी नियम की परिभाषा, उसका सूत्र, उसके बाद इसकी व्युत्पत्ति और डायग्राम। इस तरीके से हमने इस एम्पियर के परिपथी नियम को व्युत्पन्न करके इतना लेकर आए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहें।